हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकांत। देखिए बेटा, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको 1914 से लेकर के 1918 तक की घटनाओं के बारे में बता दिया, वो भी बिल्कुल थ्योरेटिकल पूरे तरीके से बता दिया। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद मैंने आगे शुरू किया, इसी के बीच की जो घटनाएं हैं वो मैंने आपको बताई। 1915 में गांधी जी का वापस आना, यानी गांधी जी स्वदेश। 1917 में आपको मैंने दो आंदोलन बताए, चंपारण बिहार नील की खेती के लिए। 1917 में दूसरा आंदोलन बताया, खेड़ा गुजरात किसानों के लिए। 1918 में आंदोलन बताया गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल जो मज़दूर हैं उनके लिए। इससे आगे हम बढ़ते हैं। लीजिए मैं आपको बता दूं जिससे दिक्कत ना आए कि रॉलेट एक्ट 1919 में एक कानून पास हुआ जिसमें राजनीतिक कैदियों को, यानी ऐसे क्रांतिकारी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे और भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। इससे क्या होगा कि वो जेल में बंद रहेंगे तो आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, यानी रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनका क्या किया जाए, दमन, यानी उन्हें दबा दिया जाए। जो क्रांति हो रही है, विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लोग इकट्ठे होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ रहे हैं। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? पहला रीज़न है कि भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया। नागरिक आज़ादी मतलब सिटीजनशिप, यानी उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा है, बस शक की बुनियाद पर उन्हें जेल में ठूस दिया जा रहा है। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। और दूसरा कारण था कि उसमें किसी भी इंडियन या किसी भी भारतीय अध्यक्ष सदस्य की कोई सलाह नहीं ली गई। अब उसके परिणाम क्या थे रॉलेट एक्ट के? पहला कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। अखिल मतलब सभी, पूरे देश में। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल हुई। जो रेलवे, आप जानते हैं रेलवे की बात क्यों आई? क्योंकि उस समय रेलवे का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था। आपको पता होगा मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी भारत में, वो अंग्रेजों के समय की थी। दुकानें बंद हो गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और आगे बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए, क्योंकि सब इसका विद्रोह कर रहे थे, सभी इसके विरोध में थे। जो रॉलेट एक्ट था, इसे काला कानून भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। अब आता है इसी 1919 को एक और घटना हुई जिसके ऊपर कई मूवीज़ बनी है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृत शहर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में थी, क्योंकि जगह जगह शांतिपूर्ण जुलूस हो रहे थे। मार्शल लॉ लागू हो गया कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगा, कोई भी संगोष्ठी नहीं करेगा, कोई भी मीटिंग नहीं करेगा, कहीं पर ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ सुनिए। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी, जो कि पंजाबियों का एक विशेष त्यौहार है। ग्रामीणों का एक जत्था, मतलब समूह, जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यानी जलियांवाला बाग में जो बैसाखी का पर्व था, त्यौहार था, उसमें सब शामिल होने आए थे। यह बाग चारों तरफ से बंद था। किससे? चारों दीवारों से। बहुत ऊंची दीवार थी और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। संकीर्ण का मतलब होता है बेटा बहुत सकरे, छोटे। नोट क्या है? इस नोट को समझाने से पहले इस घटना को आगे बताता हूँ कि रास्ते संकीर्ण थे तो जनरल डायर ने आते ही बिना कुछ सोच विचार किए हुए गोली चलाने का आदेश दे दिया और अंधाधुंध फायरिंग में हजारों लोगों की जाने गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि हिंसा को बढ़ते देखकर महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट पर जो सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसको वापस ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, पहला वापस लेने का कारण क्या था? जलियांवाला
बाघ हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आगे समझते हैं। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। यहाँ पर ये बात क्या समझने की है कि गांधी जी को ये विचार आया कि अब आंदोलन को बढ़ाने की आवश्यकता है, आगे तक ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले जो आंदोलन था वो केवल शहरों तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था बेटा? शहरों तक। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए, यानी उसको बढ़ाना चाहिए, जगह अब शहरों से ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि हम किस लिए विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। ध्यान रखिएगा, हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। तो ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता के लिए गांधी जी ने सबसे मुख्य विचार क्या माना कि जब तक हिंदू और मुसलमान साथ नहीं आएंगे तब तक शहरों से आंदोलन सभी देश में नहीं फैल पाएगा, पूरे देश में। आगे समझते हैं। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया? सुनिए कि रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद, अभी पढ़ा था हमने रॉलेट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि रॉलेट सत्याग्रह असफल क्यों हुआ? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के और हिंसा को फैलते हुए देख गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि ये मतलब 1000-2000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों को मिलकर के आंदोलन करना होगा। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया, यानी असहयोग, उसको दूसरे वर्ड में खिलाफत कहेंगे। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919, ध्यान रखिएगा, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। खलीफा की शक्तियों को बनाए रखने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक क्या किया गया बेटा? खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली बंधु थे, अली बंधु का मतलब दोनों भाई थे, के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की, यानी मिलकर के बातचीत की और संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। किसकी संभावना तलाशने के लिए? कि वास्तव में ही हम एक साथ आ सकते हैं। यानी सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, तो ध्यान रखिएगा 1919 में खिलाफत के लिए बम्बई में एक संगोष्ठी की गई थी और खिलाफत समिति का गठन 1919 बम्बई में किया गया, जिसमें हमारे दो मुस्लिम भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। और सितंबर 1920 में, ध्यान रखिएगा सितंबर 1920, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि मार्च 1919 बम्बई में खिलाफत समिति और सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने नेताओं को भी जो थे साथ में ले लिया। तो मिलकर क्या बना बेटा? खिलाफत और असहयोग, मिला दे दोनों शब्दों को तो बनता है एक नया शब्द जो है बेटा असहयोग। अब दोनों को मिला देते हैं, असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन। ठीक है बेटा। अब असहयोगी क्यों, यानी असहयोगी क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट अटैक की बात क्यों नहीं आ रही है? हिंसा की बात क्यों नहीं आ रही है? या बिल्कुल अनशन पे बैठ जाते हैं, ऐसी स्थिति क्यों नहीं आ रही है? उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार चल किसकी वजह से रही है? भारतीयों की वजह से। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग देना बंद कर दें, किसी भी रूप में हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, किसी भी रूप में अगर हम सहयोग देना बंद कर दें तो ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी। तो गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, तो गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बेटा? हिंद स्वराज। वो कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? गांधी जी ने। कब लिखी? 1909 में। तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। ध्यान रखिएगा, यही मानना था, अभी बताया था मैंने आपको। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। यानी अगर अपना सहयोग देना बंद कर दे ब्रिटिश सरकार को तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगी।
और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण, अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? असहयोग आंदोलन के कारण। तो प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया। कैसे किया गया? जब प्रथम महायुद्ध 1918 में समाप्त हुआ तो आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार रक्षा व्यय में बहुत खर्च कर चुकी थी, उसकी पूर्ति के लिए टैक्स पर टैक्स लाती चली गई। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, यानी अंग्रेजों ने स्वराज देने से मना कर दिया, आज़ादी देने से मना कर दी। ये बता रहा है, हम ये बता रहे हैं कि आंदोलन के कारण क्या बने असहयोग के। तीसरा कारण था कि रॉलेट एक्ट का पारित होना, जिसे काला कानून कहा जाता है। चौथा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें नरसंहार हुआ। और कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, यानी हिंदू मुसलमान दोनों के, जो कि कब हुआ था? सितंबर 1920 को। ठीक है बेटा, ये कारण थे असहयोग आंदोलन के सफल होने के या शुरुआत के। तो बेटे यहाँ मानता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम।